Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, in this video program today I am going to discuss to you people about a very important law. In fact, it is called Kirchhoff's law. Kirchhoff's law, what is the need to apply this law? This law, that is, there are two laws given by Kirchhoff. That's why in combined form these two laws are called Kirchhoff's laws. First law, that is called point rule, junction rule, or it is also called Kirchhoff's current law. In short, it is called KCL. यानी किरचॉफ साहब ने दो नियमों को प्रतिपादित किया और इन दोनों नियमों की आवश्यकता हम तब महसूस करते हैं, वैसी स्थिति में इन दोनों नियमों की आवश्यकता पड़ती है जब हम सामान्य तरीके से सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्राप्ति नहीं करते या सर्किट को एनालाइज नहीं कर पाते, अथवा जब ओम का नियम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए फेल कर जाता है, अर्थात वैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को ओम के नियम के द्वारा हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं और हम करंट की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाते, तो वैसी स्थिति में वैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमें ब्रेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए किरचॉफ्स लॉ की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ किरचॉफ के ये दोनों नियम से ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम सॉल्व कर सकें, एनालाइज कर सकें। इसके अलावा भी कुछ नियम हैं, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन लॉ, थेवेनिन्स थ्योरम, लेकिन चूंकि वो क्लास 12 के स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किरचॉफ के इन दोनों नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, दैट इज कॉल्ड जंक्शन रूल, लूप रूल, पॉइंट रूल और किरचॉफ्स करंट रूल। देखो भाई, सबसे पहले हम जंक्शन की बात करेंगे कि जंक्शन क्या होता है। वास्तव में जंक्शन एक पॉइंट होता है जहां पर 3 से अधिक वायर्स का कनेक्शन हो। जैसे तुम जानते हो, रेलवे के केस में भी स्टेशन जो होते हैं, सारे स्टेशन जंक्शन नहीं हुआ करते। वैसे ही स्टेशन जंक्शन होते हैं जहां 2 से अधिक डिफरेंट रूट्स में गाड़ियों को जाने के लिए, जहां पर ट्रैक का जाल हो, जैसे मुगलसराय जंक्शन है। बिल्कुल उसी तरह से जंक्शन का मतलब होता है जहां पर 3 या उससे ज़्यादा वायर्स एक दूसरे से अटैच्ड हों, कनेक्ट हों। ऐसे पॉइंट को हम लोग जंक्शन के नाम से जानते हैं। इन जंक्शन को कभी कभी हम लोग नोड के भी नाम से जानते हैं। तो पहला नियम, जिसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, उसका स्टेटमेंट होता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। यानी बहुत सारे करंट्स यदि किसी पॉइंट की ओर मीट करते हो तो उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वह 0 के तुल्य होता है। यहाँ अलजेब्रिक सम का तात्पर्य करंट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू से लिया जाता है। मैथमेटिकली इस नियम को हम कहते हैं
समेशन आई इक्वल्स टू 0। अब इस नियम को हम फिगर के माध्यम से तुम्हें समझाना चाहते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है O, और इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, ऐसे करंट्स जो है, ऐसे बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। एक ये, दूसरा ये, देखा जाए ऐसे। अब मान लेते हैं ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट I4 है, ये करंट I5 है, और ये करंट जो है I6 है। यानी ये जो पॉइंट O है, यहाँ पर बहुत सारे, इसको जंक्शन कहेंगे क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन यहाँ पर वायर का कनेक्शन किया गया है। और तुम देख सकते हो बहुत सारे करंट्स, 3 करंट I4, I5 और I6, जैसा कि इसमें साइन ऑफ एरो दिया हुआ है, ये बता रहा है कि ये तीनों करंट पॉइंट O की ओर पहुंच रहे हैं। ऐसे करंट जो इस जंक्शन की ओर पहुंच रहे हैं, इनको हम लोग इनकमिंग करंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ 3 करंट I1, I2 और I3, ये 3 करंट जो है इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो कन्वेंशनली हम लोग कहते हैं कि ऑल द करंट्स which tend towards the junction they are called incoming current। अर्थात वो तमाम करंट्स जो किसी पॉइंट या जंक्शन की ओर टेंड करें, ऐसे करंट को इनकमिंग करंट्स के नाम से जानते हैं। और वो तमाम करंट्स जो जंक्शन या पॉइंट से दूर जाएं, उनको हम लोग आउटगोइंग करंट्स कहते हैं। और कहा जाता है कि इनकमिंग करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। तो भाई अगर इनकमिंग करंट्स की बात करें तो हम लिखेंगे I4 प्लस I5 प्लस I6। ये तीनों करंट इनकमिंग करंट है, इनका हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया, और यदि सम करना हो तो सबको हमने जोड़ दिया। अब देखो जो आउटगोइंग करंट्स हैं वह क्या है, पहला I1, इसलिए हम माइनस I1 लेंगे। I2 भी आउटगोइंग करंट है, इसलिए हम माइनस I2 लेंगे। I3 भी आउटगोइंग है, इसलिए हम माइनस I3 करेंगे। और इस तरह से जो हमने सम किया, यह सम अलजेब्रिक सम करंट और सम ऑफ करंट कहलाएगा, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगर हम इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि I4 प्लस I5 प्लस I6 इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी जितने भी इनकमिंग करंट्स हैं उनका सम, और जितने भी आउटगोइंग करंट्स हैं उनका सम, अगर हम देखें तो ये दोनों सम बराबर होता है। इस तरह से ये किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, इसको हमने डिस्कस किया। और एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि यह जो नियम है, जिसे तुम पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, करंट रूल जो भी कहना हो, इट इज द डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ फेमस कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। अर्थात यह जो नियम है, यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। जैसा कि तुम जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हो। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, देयर माइग्रेशन इज नॉट पॉसिबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तुम जानते हो चार्ज जो होता है, किसी भी बिंदु पर कहीं भी चार्ज को एक्यूमुलेट करके नहीं रखा जा सकता है। चार्ज हमेशा ही फ्लो करने वाली चीज होती है। तो चूंकि करंट जो है वह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इसलिए करंट के संदर्भ में भी हम यही बात कहना चाहेंगे। इसलिए इन बातों को, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम ये कहते हैं कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, इट इज
based on law of conservation of charge. Now I want to discuss to you people about the Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's second law. यानी अब हम किरचॉफ की जो दूसरी नियम है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह जो दूसरी नियम है इसको हम लोग केवीएल रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल, इसे हम लोग लूप रूल के भी नाम से जानते हैं। अब ये जो नियम है, ये नियम कहता क्या है? ये नियम ये कहता है कि किसी भी बंद लूप में, लूप जैसे कोई भी क्लोज सर्किट होता है जिसमें बहुत सारे रेसिस्टर्स जुड़े होते हैं, सोर्सेस ऑफ करंट जैसे सेल, 2 सेल, 1 सेल, इससे ज़्यादा भी सेल्स जुड़े हो सकते हैं, और वो एक बंद रास्ता या क्लोज पाथ का निर्माण करते हैं, जो फिगर से हम आगे स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो किसी भी क्लोज लूप के लिए ये पाया जाता है, इन्होंने जो नियम दिया है वह ये कहता है कि the algebraic sum of the products of currents and resistances in a closed loop is equal to the algebraic sum of EMFs in that closed loop. अर्थात यदि हमारे पास एक क्लोज लूप हो, उस क्लोज लूप में बहुत सारे रेसिस्टेंस जुड़े हुए हो, बहुत सारे सेल्स जुड़े हुए हो, तो ये कहता है कि हर रेसिस्टेंस से होकर के जो करंट फ्लो होगा, तो करंट और रेजिस्टेंस इन दोनों के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम हम लेंगे, और वह जो अलजेब्रिक सम होगा उस क्लोज लूप या मेश में जितने भी ईएमएफ सोर्स होंगे उन तमाम सोर्स के ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अर्थात हम इसे लिखते हैं समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। आई मैंने करंट और आर मैंने रेजिस्टेंस। अब यह समेशन है, इसका मतलब कि इसका जोड़ है, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, इस तरह से हो सकता है। और समेशन ही दो सोर्स हो, E1 प्लस E2 3 है, E1 प्लस E2 प्लस 3 इस 3, E1 E2 का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, यह बात आगे हम चर्चा करेंगे। उसी तरह से I1 R1 या I2 R2 या I3 R3 इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक सम की बात हम कर रहे हैं। तो किन परिस्थितियों में ये प्रोडक्ट आई आर पॉजिटिव होगा, किन परिस्थिति में सेल का जो ईएमएफ ई है इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, किस परिस्थिति में नेगेटिव लेंगे, ये हम आगे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो सेकेंड लॉ है, यह इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उस पर ये नियम आधारित है। इस नियम को हम इस तरह से भी कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्लोज मेश हो, क्लोज लूप हो, उसमें बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स हो, सोर्सेस ऑफ ईएमएफ हो, तो जो नेट चेंज होगा पोटेंशियल का, वह जो नेट चेंज वह 0 के बराबर होगा। अब हम कुछ कन्वेंशन रूल की डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस नियम को अप्लाई करने में कन्वेंशन रूल ही मददगार होता है, सहायक होता है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हें इन दोनों नियमों को अप्लाई करने की आवश्यकता महसूस होगी।
और वहाँ पर बच्चों को ये समझने में परेशानी होती है कि भाई कौन सी करंट है, उसको पॉजिटिव कब माने, नेगेटिव कब माने, सेल की ईएमएफ को पॉजिटिव कब माने, नेगेटिव कब माने। ऐसे प्रॉब्लम्स बच्चों के दिमाग में पैदा होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ खास नियमों को डिस्कस करेंगे जिनको हम लोग कन्वेंशनल रूल कहते हैं। हालांकि ये जो कन्वेंशनल रूल है आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। तो हम उसको पहले डिस्कस करना चाहते हैं। देखो, नाउ आई वांट टू डिस्कस टू यू पीपल अबाउट द कन्वेंशन रूल। अब हम तुम लोगों को किरचॉफ का जो नियम है उस नियम को अप्लाई करने में जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कुछ सर्टेन टिप्स या रूल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्हें हम कन्वेंशन रूल कहते हैं। तो भाई देखो, क्लोज लूप में चूंकि केवीएल रूल को इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी बंद लूप में मूव करने का दो डायरेक्शन होता है, या तो क्लॉकवाइज सेंस में जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाओ। उतना ही नहीं, एक लूप की जब हम बात करते हैं तो लूप में जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, चलते चलते पुनः उसी पॉइंट पर पहुंचते हो, तब वह है क्लोज लूप कहलाता है। तो थोड़ी सी बात यहाँ समझना होगा कि जो करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट हम लेते हैं तो किस परिस्थिति में उसको हम पॉजिटिव लेंगे, किस परिस्थिति में उसके वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। जैसे मान लो किसी क्लोज लूप में सर्किट का एक पार्ट है और उस पार्ट से होकर के तुम देख सकते हो इस सर्किट के पार्ट को ए बी से डिनोट किया गया है और ये रेजिस्टेंस है R और इससे आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यानी इस रेजिस्टेंस से होकर के करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू I है। अब चूंकि तुम्हें आई आर का प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट लेने में तो कोई दिक्कत नहीं, करंट I फ्लो किया और रेजिस्टेंस का वैल्यू R हुआ, इसलिए करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट तुमने IR ले लिया। अब तुम्हारे साथ क्या परेशानी होगी कि IR की वैल्यू को प्लस लें या माइनस लें। तो ध्यान रहो, ध्यान दिया जाए इस बात को, यदि करंट के फ्लो के डायरेक्शन में तुम चलते हो, किसी भी क्लोज लूप में चलने का जो सेंस होगा, जो डायरेक्शन होगा, करंट के फ्लो के डायरेक्शन से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है। यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में उस क्लोज लूप में तुम चल रहे हो। तो यदि सर्किट को एनालाइज करने के लिए मान लो तुम ए से बी की ओर चल रहे हो, अर्थात जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज होगा उसको हमने V बराबर IR लिया, लेकिन इसके पहले माइनस दिया। यानी करंट के डायरेक्शन में ट्रैवर्स करोगे तो वैसी स्थिति में IR का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं और ये वैल्यू वोल्टेज में लॉस होती है, इसलिए इसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से जानते हैं। अब देखो, यही सर्किट है और करंट I इधर फ्लो हो रहा है, लेकिन हम जो चल रहे हैं B to A चल रहे हैं, यानी हमारे ट्रैवर्स करने का डायरेक्शन अब उल्टा हो गया, B to A, यानी करंट के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट हम चल रहे हैं। तो इस स्थिति में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पैदा होगा V बराबर IR और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हम देखते हैं। यानी यहाँ पर पोटेंशियल में गेन हुआ, इसलिए इसको पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कहेंगे, ये पोटेंशियल गेन हुआ, याद रखा जाए, यह वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी। तो किस स्थिति में करंट और रेजिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है उसको पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये बात क्लियर हो गई। अब चूंकि क्लोज में इसमें सेल्स लगे होते हैं तो सेल्स का जो ईएमएफ होता है उसको भी हमको जोड़ना पड़ता है, अर्थात उसके अलजेब्रिक सम को लेना पड़ता है। तो वहां भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि भाई
सेल का जो ईएमएफ है उसके वैल्यू को पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें। तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखो, ये सेल है और ये बिगर लाइन पॉजिटिव और ये शॉर्टर लाइन नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल जैसा कि जानते हो वो हायर पोटेंशियल पर होता है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है। तो यदि हमें लूप में हम चल रहे हैं ए से बी की ओर, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, तो भाई सीधी सी बात है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाओगे तो वैसी स्थिति प्लस बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो, इसलिए इस सेल का जो ईएमएफ होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक इसके विपरीत जरा देखो, वही सेल और वही व्यवस्था, लेकिन इसमें हम लोग बी से ए की ओर जा रहे हैं। क्योंकि बी से ए की ओर जा रहे हैं यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, इसलिए इस सेल की जो पॉजिटिव है इसकी वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन मैं ये पुनः स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, यह जो भी नियम दिया गया यह आर्बिट्ररी है, ऐच्छिक है। इसके उल्टा अगर कन्वेंशन लेते हो और अप्लाई करते हो सर्किट में, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, थैंक्स।